हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट नेहा। मैं नेहा सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। 2020 का ये पेपर है और 11th क्वेश्चन से लेकर 15th क्वेश्चन तक इसमें आरसी दी गई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको सेल्फ सॉल्व करना है। हम 15th क्वेश्चन से आगे, जैसे ये 16th क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व करेंगे आज। 16th क्वेश्चन में क्या दिया है? संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह कहलाता है। ऑप्शन दिया है सार्वभौम प्रतिरूप, यूनिवर्सल मोड, समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, एकल प्रवाह प्रतिरूप या बहुलवादी प्रतिरूप। तो इसका आंसर क्या दिया है? बी में क्या है? समव्यवहारात्मक प्रतिरूप, ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसका रीजन देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में जब प्रदाता और आदाता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संदर्भ में अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करते हैं तो यह संप्रेषण का समव्यवहारात्मक प्रतिरूप कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि संप्रेषण पूरा हुआ है। सामान्यतः यह प्रतिरूप संप्रेषण का आदान प्रदान रूप है, जिसमें संप्रेषण दोनों तरफ से होता है। ठीक है, अब 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक निम्नलिखित में से किन्हें सुनिश्चित करेगा? ऑप्शन देखते हैं। विरोधाभासी विचार, आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन, वृत्तिक विकास या फिर द्विचर विकर्षण। इसका आंसर दिया है सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड में दिया है आत्मसम्मान, थर्ड में दिया है कक्षा में प्रदर्शन और फोर्थ में दिया है वृत्तिक विकास, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट। रीजन देखते हैं। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाला शिक्षक आत्मसम्मान, कक्षा में प्रदर्शन और वृत्तिक विकास सुनिश्चित करता है। 18th क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ए क्या है? अभिकथन है। और तर्क में क्या दिया है? ए विरोधी लोग होते हैं जो शांत और प्रतिवादी होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में कहा गया है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। अब ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड में कहा गया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड में दिया है, थर्ड ऑप्शन ए सही है परंतु आर सही नहीं है। और जो डी दिया है उसमें दिया है ए सही नहीं है परंतु आर सही है। आंसर देखते हैं। आंसर इज सी इज करेक्ट। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। रीजन देखते हैं। समूह चर्चा में कुछ सहभागी बड़ी बड़ी बातें करते हैं किंतु वे इसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं या अनुचित तरह से करते हैं, लेकिन वे विरोधी नहीं होते हैं, वे मुख्य भाग से भटक जाते हैं। ठीक है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैचिंग दी गई है, जो राइट मैचिंग है वही देख लेते हैं। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भाषा संबंधी और सांस्कृतिक। तो जो शारीरिक है वो क्या है? अश्रव्य आवाज। और जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या है? पूर्व प्रदत्त धारणाएं। थर्ड ऑप्शन है भाषा संबंधी। भाषा संबंधी क्या होगा? अलग समझ। और सांस्कृतिक में आएगा रूढ़िबद्ध धारणाएं। 20 क्वेश्चन में दिया है, जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। क्या पूछा गया है कि जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटकों का क्रम होता है। स्रोत, कूटलेखन, संदेश, विकोडक, फीडबैक। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है देखते हैं। ऑप्शन इज ए करेक्ट है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जब शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संप्रेषण होता है तो घटक का क्रम होता है। सबसे पहले सोर्स, स्रोत, एनकोडर, कूटलेखन, मैसेज, संदेश, विकोडक, डिकोडर
लास्ट में आएगा फीडबैक। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति स्थान ए से 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पूरब दिशा में 1 घंटे तक चलता है तथा उसके बाद बाएं मुड़कर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर 6 घंटे तक स्थान तक चलता है। स्थान ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी होगी। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करके देख लेना, जब ना आए तो देख लेना, बाद में देखेंगे। और एक और क्वेश्चन दिया है 22, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉल्व करके देख लेना, जब ना आए फिर बताना। फिर 23 दिया है, निम्नलिखित संख्या क्रम पर विचार करें। तो इसके हमें आगे क्या आएगा ये बताना है। तो इसमें सभी के स्क्वायर हैं और उसी संख्या को प्लस किया है बाद में। 24 में भी क्वेश्चन ही है जो कि मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगी। 25 भी क्वेश्चन ही है। 26 से देखते हैं। नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं। सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं। जो सभी दार्शनिक हैं वो क्या कैसे होते हैं? भ्रमशील होते हैं। और सुकरात भ्रमशील नहीं है। और इसमें क्या बताया गया है कि सुकरात भ्रमशील नहीं है। विरोध के क्लासिकी वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो हमने जो पढ़ाए थे आपको लॉजिकल रीजनिंग में, उसी का एक क्वेश्चन आया है कि कॉन्ट्रैरी विरोधी है या कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी है या सब अल्टरेशन उपाश्रित है या सब कॉन्ट्रैरी उपविरोधी है। तो इसका आंसर क्या है? विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका रीजन क्या है? व्याप्ति या विरोधाभासी पद उस प्रकार की प्रस्तावनाओं से संबंध दर्शाता है जिनमें कर्ता या उद्देश्य एक ही हो परंतु गुणवत्ता और मात्रा भिन्न हो। ए तथा ओ एवं ई तथा आई के मध्य होता है। यह सभी दार्शनिक भ्रमशील होते हैं। ए है ये, और सुकरात भ्रमशील नहीं है, ये ओ टाइप का कथन है। तो इन दोनों में रिलेशन कैसा है? विरोधाभासी। 27 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 तर्क वाक्य दिए गए हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्लासिकी निरपेक्ष तर्क वाक्य है? तो इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, सार्वभौम विधेयात्मक, विशिष्ट विधेयात्मक, या फिर 1 और 2 दोनों, या 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, सार्वभौमिक विधेयात्मक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यह सार्वभौमिक सकारात्मक निरपेक्ष तर्क वाक्य है। 28 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं? इनमें से हमें बताना है कि कौन से प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही उत्तर हैं? तो इसमें से वैशेषिक दर्शन में स्वीकार प्रमाण निम्न है। प्रत्यक्ष और अनुमान। जो प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। 29 क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किनको स्वीकार किया जाता है? तो जो बौद्ध धर्म है उसमें से किनको स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, अध्यास, अपोह, अभाव, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष और शब्द। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी इज राइट आंसर। सी में कौन कौन सा? सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन आएगा। सेकंड में दिया है अपोह और फिफ्थ में दिया है प्रत्यक्ष। रीजन क्या है? बौद्ध धर्म में निम्न को स्वीकार किया गया है, अपोह और प्रत्यक्ष। 30 क्वेश्चन देखते हैं। तर्कसंगत युक्ति का प्रवृत्ति क्या होती है? तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। न्यायोचित और गैर न्यायोचित, सही या गलत, वैध या अवैध, सत्यापनीय अथवा असत्यापनीय। तो इसका आंसर है
सी इज करेक्ट, वैध या अवैध। तो जो तर्कसंगत युक्ति की प्रवृत्ति क्या होगी, वैध होगी या तो अवैध होगी। ठीक है, रीजन भी यही दिया गया है कि तर्कसंगत युक्ति की प्रकृति या तो वैध या अवैध होती है। अब यहाँ से DI स्टार्ट हो गई है, तो 35 से 35 क्वेश्चन तक DI आएगी। हम 36 से देखते हैं। 36 में क्या दिया है, संक्षेपाक्षर CD-ROM का पूरा नाम क्या है। जो CD-ROM है उसका पूरा नाम क्या है, काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रैम रन ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, काउंट डिस्क रो ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीजन देखते हैं, CD-ROM का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। CD-ROM में भंडारण किए गए डेटा को आसानी से बदला नहीं जा सकता। यह एक स्थिर मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, यह स्थिर मेमोरी है। 37 दिया है, मल्टीमीडिया के घटक हैं। मल्टीमीडिया के हमें घटक बताना है, टेक्स्ट एंड ऑडियो, वीडियो एंड ऑडियो, केवल वीडियो, टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो। आंसर क्या है, डी, टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो मल्टीमीडिया के घटक टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो हैं। 38 दिया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है जो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या क्या शामिल है हमें देखना है, ऑनलाइन अधिगम, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम, वेब आधारित अधिगम, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन देखते हैं, 1 और 2, 1 और 3, केवल 4 या फिर केवल 1। तो इसका आंसर क्या है, सी, केवल 4, ओनली 4 में क्या दिया है, उपर्युक्त सभी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है, क्या क्या शामिल है, ऑनलाइन अधिगम, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अधिगम और वेब आधारित अधिगम। अब 39 देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए देखते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है। और आर क्या दिया गया है, इस प्रक्रिया में निजता से समझौता करना पड़ सकता है। आंसर देखते हैं, आंसर ए करेक्ट है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फिर इसका हम रीजन देख लेते हैं। ई कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा की जरूरत होती है, किंतु यदि कोई कॉमर्स कंपनी हैक हो जाती है तो सभी हितधारकों के व्यक्तिगत डेटा भी दांव पर आ जाते हैं, अतः निजता से समझौता करना पड़ सकता है। ठीक है, अब पाइथन क्या है, पाइथन एक लैंग्वेज है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, स्नैक है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल 2, केवल 1, केवल 2 और 3 और 3 और 4। तो आंसर इज राइट है, क्या है, सेकंड। मतलब केवल 1। तो पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका तात्पर्य यह है कि मुफ्त में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 41 देखते हैं, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड के वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महादेशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं, लेकिन इसके डाटा थोड़ी बहुत इधर के उधर हो गए होंगे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो यह है 2019 के अकॉर्डिंग वार्षिक उत्सर्जन के आधार पर महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम। सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका।
अब 42 क्वेश्चन दिया गया है, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास मतलब MDG, विकास हेतु वैश्विक सहभागिता के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में विशेषकर निम्नलिखित में से किन नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है? सूचना और संचार, कृत्रिम प्रज्ञा, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, ठोस अपशिष्ट उपचार प्रौद्योगिकी। तो आंसर है ए करेक्ट है। ए में क्या है? सूचना और संचार। रीजन देख लेते हैं। विकास हेतु वैश्विक सहभागिता लक्ष्य में लक्ष्य संख्या 8 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मतलब MDG में नई प्रौद्योगिकियों का लाभ मुहैया कराना अभिकल्पित है, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। 43 में देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर क्या है? राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक उत्सर्जन भार की दृष्टि से सर्वाधिक होता है। 44 में मैचिंग दिया है, जो राइट मैचिंग है वही देखते हैं। अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाला जलाशय, पादप पोषक तत्व, अम्ल मतलब एसिड, पॉलीक्लोरीनेटेड क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स क्या दिया है? पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स PCB। तो इसके हम सही ऑप्शन देखते हैं। अधिक ऑक्सीजन की मांग करने वाला जलाशय, पेपर मिल और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, पादप पोषक तत्व, आधुनिक वॉशिंग पाउडर और कृषि अपक्षय। ठीक है, अम्ल मतलब एसिड, खान अपवहन और पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफेनाइल्स PCB, अपशिष्ट भस्मीकरण और विषाक्त पाटन स्थल। अब 45 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा तर्क कहा गया है। देखते हैं। अभिकथन है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं। इसका तर्क में क्या कहा गया है कि समुदाय न्यूनीकरण को प्रायः अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के परस्पर विरोधी मानते हैं। तो इसका आंसर ही देख लेते हैं डायरेक्टली। इसका आंसर है C, A सही है परंतु R सही नहीं है। रीजन देखते हैं। अनेक समुदाय न्यूनीकरण कार्यक्रमों और उपायों को अपनाने से बचते हैं और न्यूनीकरण को समुदाय के आर्थिक विकास लक्ष्यों के परस्पर विरोधी एवं बाधक मानते हैं। इसमें क्या A सही है, लेकिन जो R दिया है वो सही नहीं है। अब 46 देख लेते हैं। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो जो हमारे भारत का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है 1982 में उसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी कब हुई थी? 1985 में। वो कौन सी है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू IGNOU बोलते हैं। 47 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से असमकालिक मतलब एसिंक्रोनस संप्रेषण घटित होता है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो चैट, ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, वीब्लॉग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से 47 में हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। C इज राइट आंसर।
4, 5th और 6। 4 में दिया है ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड और ब्लॉग, बी ब्लॉग या बी लॉग। ठीक है, इसका रीजन देखते हैं। असमकालिक संप्रेषण में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रत्याशा के बिना संदेश भेजा जाता है। ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड, वीलॉग आदि प्रौद्योगिकी की सहायता से असमकालिक संप्रेषण घटित होता है। अब 48 में मैचिंग दी है, जो सही मैचिंग है हम उसी को देख लेते हैं। चरण 1 मूल्य संग्रहण, इसमें क्या आएगा? वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। फिर दिया चरण 2 मूल्य मूल्यांकन, किसी व्यक्ति के मूल्यों को चुनना और उन्हें आत्मसात करना। थर्ड दिया है चरण के 3 मूल्य स्पष्टीकरण, उन मूल्यों जिनका उपदेश दिया जा रहा है और उन मूल्यों जिन पर अमल किया जा रहा हो में अंतर जानना। ठीक है, अब चरण 4 मूल्य समेकन, मानव व्यवहार के बारे में भावी कथनीयता सुनिश्चित करना। ये क्या होगा? चरण 4 मूल्य समेकन। 49 देखते हैं। 49 उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक तो दिया है पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। फिर कथन दिया है अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। आंसर देखते हैं। आंसर दिया है ए में क्या है? कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या कहा गया है? रीजन दिया गया है उपनिषद परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को 2 व्यापक विधाओं में बांटा गया है। उपनिषद परंपरा के अनुसार ज्ञान को 2 व्यापक विधाओं में बांटा गया है। पराविद्या उच्च ज्ञान जो मानवीय अनुभवों से परे है और अपराविद्या निम्न ज्ञान जो मानवीय अनुभवों पर आधारित है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविष्टि में उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? प्रविष्टि जो 63 है या फिर प्रविष्टि जो 64 है, प्रविष्टि 65 है और प्रविष्टि 66 है। तो आंसर इज करेक्ट कौन सा है? डी, प्रविष्टि 66। रीजन देखते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्टि 66 में उच्च शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान संस्थाओं अथवा वैज्ञानिक और तकनीकी संख्याओं में मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है। ठीक है एवरीवन, अब हम डेली करेंगे, एक पेपर सॉल्व करेंगे। या तो 2 दिन में सॉल्व हो पाएगा एक पेपर, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि एक ही दिन में करा पाऊँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI और जो कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप सेल्फ सॉल्व करना। मतलब 35 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन जो बाकी के जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको सेल्फ सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो बताना, मैं सेंड कर दूंगी।